हेलो स्टूडेंट, आज व्याकरण अपन प्रारंभ करेंगे। जो व्याकरण का सबसे पहला 2 नंबर का चैप्टर है बोर्ड का, पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंदर कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द है जिनको अपन अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे, उनकी परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले पारिभाषिक शब्दावली होती है एक्चुअल में क्या है, उसकी परिभाषा देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली वे शब्द कहलाते हैं जिनका प्रयोग कुछ राज्य मंत्रालय, सरकारी ऑफिस होता है, जैसे सेंट्रल ऑफिस होता है, वहां उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सामान्य जीवन में अपन उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे सरकारी तंत्र है, कोई सरकारी कार्यालय है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है, या फिर सरकारी उपक्रम होते हैं, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप, हम जिस पारिभाषिक शब्दावली की बात कर रहे हैं वह हमारे बोर्ड के नियमानुसार लगभग 2 नंबर का चैप्टर होता है। उसके बाद अध्ययन अपन करेंगे अलंकार का, वो भी 2 नंबर का चैप्टर होता है बोर्ड के नियमानुसार। और फिर तीसरा जो चैप्टर है भाषा, व्याकरण और लिपि, इन तीनों का अध्ययन आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यदि ध्यानपूर्वक इनको समझा जाए तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको रटना पड़ेगा, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा। जैसे पारिभाषिक शब्दावली है तो अंग्रेजी की ऐसी मीनिंग्स है जिनका आपको जो डेली जो रूटीन है उसके अंदर भी उनका प्रयोग करते रहते हैं। कुछ ऐसी मीनिंग्स है जिनका प्रयोग अपन जीवन में बहुत कम करते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली के अंदर वैसे तो अंग्रेजी माध्यम के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इतनी बाध्यता, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ओनली मीनिंग्स है, ये मीनिंग्स नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली मतलब जो टेक्निकली रूप से सरकारी कार्यालयों में हो गया, सरकारी कार्यालय चाहे केंद्र सरकार के रहे हो या राज्य सरकार के रहे हो, वहां पर इनका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जो आपके सामने क्लियर परिभाषा आ रही है, यद्यपि इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती। अपने 2 नंबर का जो चैप्टर है वो आपकी एक तो अंग्रेजी की मीनिंग है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, और एक कोई हिंदी का शब्द है उसका अंग्रेजी से ट्रांसलेशन। इस तरह का ये क्वेश्चन आता है। लेकिन यहां पर साफ साफ बताया हुआ कि ये शब्द क्या क्या होते हैं। देखो, केंद्रीय और राज्य मंत्रालय के लिए इनके प्रयोग होता है, सरकारी कार्यालयों में इनका प्रयोग होता है, स्वायत्त निकायों में इनका प्रयोग होता है, सरकारी उपक्रमों में इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और कुछ तकनीकी जो शब्दावली उनके अंदर भी इसका प्रयोग होता है। और कुछ प्रशासनिक शब्दावली है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इसके अलावा देखो और भी दिए हुए हैं, प्रबंध है, लेखा है, वाणिज्य है, राजस्व है, विधि है, सतर्कता है, राजनीति है, संसद है, प्रकाशन है, स्वास्थ्य है, अभियांत्रिकी। कुछ ऐसी मतलब जो लिस्ट दी हुई है जिसमें से ये शब्द उठाए जाते हैं। तो इस लिस्ट से एक फायदा ये हो जाता है कि आपको फील्ड चुन लेना होता है कि ये जो शब्दावली है केवल वहीं से आएगी, उसके बाहर कहीं से आने वाली नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये A to Z तक आपके पूरी पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले A के संदर्भ में लेंगे, उसके बाद जो B है उसका आप देखेंगे। तो सर्वप्रथम A की जो पारिभाषिक शब्दावली आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, सबसे पहला आ रहा है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कमी या परित्याग। फिर है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षेप में कोई बात को, मतलब जो आप शॉर्टकट में कहते हो उसको बोलते हैं। फिर है ऑब्जेक्शन, जिसका मतलब होता है अपहरण, जिसको किडनैप किया जाता है, किडनैप संदर्भ में ये बोला जाता है। फिर एबिलिटी, बहुत इजी है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। उसके बाद आता है एबेलेशन, यानी उन्मूलन या समाप्ति। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना कोई चीज को, जिसका पारिभाषिक शब्दावली होती है एबेलेशन। फिर होता है एब्सेंस, बहुत इजी है, अनुपस्थिति, जो आप प्रेजेंट नहीं रहते हो क्लास में, वो एब्सेंस। उसके बाद एकेडमिक काउंसिल मतलब विद्या प्रसिद्ध। फिर आता है एक्सेप्टेबल, बहुत ही इजी है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है और एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य। फिर एक्सीडेंट, ये भी डेली जीवन में आप यूज करते हो, जिसका मतलब होता है दुर्घटना। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता। अकाउंट, इसका भी प्रयोग आप बहुत से संदर्भों में करते हो। अकाउंट का मतलब, मूल अकाउंट शब्द का मतलब होता है लेखा या खाता भी बोलते हैं। अकाउंट का मतलब लेखा भी होता है, और अगर लेखा नहीं लिख के खाता लिखो तो भी गलत नहीं माना जाता। फिर अकाउंट से अकाउंटेंट यानी लेखाकार। उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट, यानी पावती या प्राप्ति रसीद। एक्चुअल में ये क्या है कि जब भी कोई आप किसी प्रकार का फॉर्म फिलअप करते हो, कोई भी चीज
आप पेश करते हो, उसके बदले में आपको एक स्लिप दी जाती है, वो स्लिप जो है वो पावती कहलाती है। एक्ट, एक्ट का मतलब बहुत छोटी सी मीनिंग है, एसीटी एक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। उसके बाद है एक्शन, एक्शन यानी कार्यवाही, जैसे अपन कहते हैं कि पुलिस ने एक्शन लिया, सरकार ने एक्शन लिया। उसके बाद होता है एडॉक, एडॉक का मतलब होता है तदर्थ। उसके बाद आता है आपके एड्रेस, एड्रेस का मतलब पता, बहुत इजी है, आप बताते हो कि आपके मकान का एड्रेस क्या है। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, मतलब जैसे अपन बोलते हैं कि मैं यहां एडजस्ट कर लूंगा, मैं इनके साथ एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। उसके बाद आता है एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, जैसे कि कोई भी गोद लेते हैं पुत्र को तो वो कहते हैं कि एडॉप्ट किया है। उसके बाद होता है एडवांस, एडवांस यानी अग्रिम, जैसे कि अपन बोलते हैं कि आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन है, यानी काम होने वाला उससे पहले, उसको बोला जाता है एडवांस यानी अग्रिम, यानी काम होने से पहले ही। उसके बाद होता है एडवोकेट, एडवोकेट बहुत इजी है, वकील। उसके बाद आता है आपके एफिडेविट, एफिडेविट मतलब शपथ पत्र, कोई भी आपको मान लीजिए कागज बनवाना है, कोई भी मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो एफिडेविट देते हो आप। उसके बाद होता है एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, बहुत ही इजी शब्दावली है। एग्रीमेंट, एग्री सबसे बना है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है अनुबंध या सहमति। उसके बाद होता है अलॉटमेंट। उसके बाद है आपके अलाउंस, अलाउंस का मतलब भत्ता होता है, जैसे सरकारी कार्यालयों में जो सरकारी कर्मचारी होता है उनको मिलता है भत्ता। उसके बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ये संविधान में होता है, कोई भी मान लो पहले का कानून बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ सुधार करना है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, हिंदी में संशोधन बोला जाता है जिसको। उसके बाद आता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है राशि, जैसे इतना 10,000 अमाउंट है, 1 लाख अमाउंट है, वो राशि बोलते हैं हिंदी में जिसको। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। उसके बाद आता है आपके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब दिया हुआ है आवेदन, या देसी भाषा में अर्जी भी बोलते हो, लेकिन सही शब्दावली है आवेदन। उसके बाद होता है अपॉइंटमेंट, जैसे कि कोई पद ग्रहण करता है तो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है, नियुक्ति। और उसके बाद आ रहा है अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब अनुमोदन, यानी कि कोई काम करने के लिए अप्रूवल दे देता है, यानी ये कर लीजिए आप, वो कहलाता है अप्रूवल, हिंदी शब्दावली अनुमोदन। फिर आता है आर्क्यूज, आर्क्यूज का मतलब होता है अभिलेखागार। इस तरह की मीनिंग आपको जो है पूरी ध्यान से पढ़नी, मैं जो घोड़े लगा रहा हूं क्योंकि ये आप लोग इतना जो है अपने पढ़ने में नहीं आती है, बाकी जितनी भी मीनिंग्स पढ़ी है वो डेली रूटीन में हम लोग बोलते रहते हैं, इतनी कोई हार्ड वाली बात नहीं थी। उसके बाद होता है एरियर्स, एरियर्स का मतलब होता है बकाया। फिर होता है एज यूजुअल यानी नित्यवत, आपने जो सिल्वर वेडिंग पार्ट पढ़ा उसके अंदर आपके शुरुआत में एज यूजुअल आया था, उसका मतलब होता है नित्यवत यानी जो डेली से चल रहा है उसके अनुसार। उसके बाद अटैच्ड यानी संलग्न, जैसे अपन कोई डॉक्यूमेंट जो है कहीं पे लगाते हैं तो अपन ये भाषा यूज करते हैं कि अटैच किया है मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को, जिसका हिंदी शब्दावली है संलग्न। उसके बाद आता है आपके ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, ये आपके वाणिज्य अकाउंट से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित। ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब होता है संपादक, ये अखबार वगैरह के होते हैं। उसके बाद अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है इनाम भी होता है, पुरस्कार भी होता है। ये आपकी मीनिंग्स जो थी ए के ऊपर, तो जहां तक ए की बात करी हमने कोई इतनी कठिनाई वाली बात थी नहीं। फिर आ जाता है आपके बी के ऊपर कौन सी पारिभाषिक शब्दावली है, बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब होता है पिछला बकाया, यानी कि कोई भी काम हम आगे ले रहे हैं उससे पहले पीछे जो हमसे किसी प्रकार का पेंडिंग रह गया है उसको बैकलॉग या पिछला बकाया बोला जाता है। उसके बाद आता है बैकवर्ड क्लासेज यानी पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस का मतलब क्या है, पिछड़ा वर्ग। उसके बाद है बैकवर्ड ट्राइब्स, जिसका मतलब है पिछड़ी जनजातियां, ट्राइब्स का मतलब जनजातियां होती है, और बैकवर्ड शब्द का मतलब होता है पिछड़ा। बैड कंडक्ट, बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी आचरण, तो इसका एक शब्दावली होती है दुराचार, इसको दुराचरण भी बोलते हैं और दुराचार भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में रहे, बैड यानी बुरा, कंडक्ट यानी आचरण, और इसका शब्द हो जाएगा दुराचार। फिर है बैड डिबेट यानी कि अशोध्य ऋण। उसके बाद आता है छोटी सी शब्दावली बेल, जैसे अपन कहते हैं कि उस बंदे को बेल मिल गई, जेल में होता है उसको बेल मिल गई, जमानत। फिर आता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है शेष। उसके बाद आता है बैलेट यानी मत पत्र।
उसके बाद आता है बैंक्वेट। बैंक्वेट यानी प्रीति भोज, यानी कि जैसे आपका बर्थडे है, शादी है, उसके अंदर जो भोजन दिया जाता है उसको बोलते हैं बैंक्वेट। उसके बाद है बैरियर। बैरियर यानी नाका, जैसे कोई भी पुलिस का है या कोई और किसी विभाग का है जहां पर रुकावट होती है उसको बैरियर बोला जाता है, या फिर रेलवे फाटक होता है। फिर है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है बेनिफिट, सबसे बड़ा है लाभ। फिर है बेक्वेस्ट। बेक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत। बायोडाटा मतलब कोई भी आप अपने कागज पेश करते हो, नाम, पिता का नाम, पता इत्यादि करते हो, उसको बायोडाटा बोलते हैं, और हिंदी में जिसको बोला जाता है जीवन वृत्त। उसके बाद है बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है मंडल। उसके बाद है बॉडी। बॉडी मतलब निकाय। उसके बाद है बोनस। बोनस का मतलब होता है अधिलाभ। फिर है बॉयकॉट यानी बहिष्कार, अपन जैसे कोई कहते हैं कि जो उन लोगों ने बॉयकॉट किया है। उसके बाद होता है ब्राइब। ब्राइब का मतलब रिश्वत या घूस होता है। उसके बाद होता है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है आपके जो है संक्षिप्त। उसके बाद होता है बजट। बजट का मतलब होता है आय व्यय, मतलब क्या खर्च हुआ, क्या प्राप्त किया। बिजनेस यानी व्यापार या व्यवसाय। बिजनेस का मतलब व्यापार या व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपनी मीनिंग्स आ जाती है सी के ऊपर। सी में सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट। आया हुआ कई बार बोर्ड के अंदर। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल होता है। कैडर। कैडर का मतलब संवर्ग। फिर कैंप यानी शिविर। कैंपेन यानी अभियान। फिर आता है कैंडिडेट। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता चलूंगा कि कई बार बोर्ड के अंदर आई हुई है और उनकी संभावना ज्यादा है। कैंपेन का मतलब अभियान होता है। फिर कैंडिडेट। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। कैंसल यानी निरस्त। उसके बाद आता है कैपेसिटी यानी क्षमता। फिर कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है राजधानी। उसके बाद आ रहा कैश। कैश मतलब नकद। फिर होता है कैश मेमो यानी नकद पत्र। उसके बाद होता है कास्ट। कास्ट यानी जाति। उसके बाद सेंसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। जो ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूं, गोले लगा रहा हूं इनके ऊपर। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल होता है। सेंसस यानी जनगणना। फिर होता है सेंट्रल। सेंट्रल यानी केंद्रीय। सेंचुरी यानी शताब्दी। चेयरमैन। चेयरमैन सभापति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। कैरेक्टर यानी चरित्र। चार्ज। फिर चार्ज का मतलब होता है आरोप। क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा। क्लर्क यानी लिपिक। कोड। कोड का मतलब होता है संकेतांक। उसके बाद आता कोड ऑफ कंडक्ट, इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है आचार संहिता। जैसे कोई भी चुनाव होने वाला है तो नियम बनाया हुआ सरकार का कि 3 महीने पहले 6 महीने का था, अब 3 महीने कर दिया है कि उससे पहले वो सरकार काम नहीं कर सकती, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट और हिंदी में बोला जाता है आचार संहिता। फिर कलीग। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी। कॉमर्स यानी वाणिज्य। कमेटी यानी समिति। फिर आता है कमीशन। कमीशन यानी आयोग। कंडीशनल यानी सशर्त। फिर कन्वीनर। कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक। फिर होता है कन्वोकेशन यानी आपके दीक्षांत समारोह। कॉर्पोरेशन यानी निगम। फिर आता कॉपी। कॉपी का मतलब प्रतिलिपि। कॉपीराइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? स्वत्वाधिकार। फिर करप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार। काउंसिल यानी परिषद। और क्रेडिट का मतलब उधार या शाखा। क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अपन आ जाते हैं ऊपर की ओर, करेंसी यानी मुद्रा। साइकिल यानी चक्र। तो इसके साथ सी पूरा हो जाता है। फिर अपन पारिभाषिक शब्दावली में बढ़ते हैं डी की ओर। अब आप यहां पर देख रहे हैं डी में सबसे पहले आता है डाटा। डाटा का मतलब होता है आंकड़े। डेयरी। डेयरी का मतलब होता है दुग्धशाला। फिर है डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। डेप्ट। डेप्ट यानी ऋण। फिर डेडलाइन यानी समय सीमा। फिर आता है डील। डील यानी सौदा होता है। डीड। डीड यानी विलेख। फिर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यानी घोषणा। फिर डिपेंडेंट यानी प्रतिवादी। फिर होता है आपके डिमार्केशन यानी सीमांकन। फिर है डेमोस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है आपके प्रदर्शन, जैसे कि शॉर्टकट में उसको डेमो बोला जाता है कि अब डेमो देना। कोई भी चीज करने से पहले जो शॉर्ट में दी जाती है उसको डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं। डिपॉजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। फिर होता है डेप्यूटेशन यानी प्रतिनियुक्ति। मैं जो गोले लगा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम यानी आप आरेख बोलते हो जिसको। फिर डायलॉग यानी संवाद। उसके बाद आपके आता है डिस्पोजल यानी विभाजन। डिवीजन। डिवीजन का मतलब जो है प्रलेख। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है आपके डेमिसिल। डेमिसिल यानी दान। उसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन का मतलब जो है आपके दान।
और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ। ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप होता है। डुप्लीकेट यानी प्रतिलिपि या दूसरी लिपि, और ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य भार। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो आ जाती है आपकी पारिभाषिक शब्दावली ई के ऊपर। ई में एडमार्क यानी निश्चित करना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एडिटिंग संपादन, एडिशन संस्करण, एजुकेशनल यानी शैक्षिक, फिर एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी दक्ष, इलेक्टर यानी निर्वाचक जो इलेक्ट करते हैं, जो चुनते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ बोर्ड के अंदर, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रोल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल, जो लोग किस सदस्यों का निर्वाचन करते हैं उसको इलेक्ट्रोल कॉलेज बोलते हैं। फिर एलिजिबल यानी पात्र, फिर एम्बलम, एम्बलम यानी संप्रतीक, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, फिर होता है एमिग्रांट, एमिग्रांट यानी उत्प्रवासी, फिर होता है एम्पावरमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, गरीबी के संदर्भ में बोला जाता है एम्पावरमेंट, जो गरीबी दूर करते हैं ना उसके संदर्भ में बोला जाता है, मतलब जो गरीब लोगों को ताकतवर बनाया जाता है। एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण, जिसकी शब्दावली क्या है, सशक्तिकरण। फिर इनकेस यानी भुनाना, इंजीनियर यानी अभियंता, एंट्री यानी प्रविष्टि, इंक्वायरी यानी पूछताछ, एविडेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, सबूत कह लो, साक्ष्य कह लो, इवेल्युएशन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है आपके मूल्यांकन, एक्सपोर्ट ये निर्यात, देखो ये भी मीनिंग आई हुई कई बार, ध्यान रहे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है, EXPORT एक्सपोर्ट, और इसके ऑपोजिट होता है इंपोर्ट, आई आएगा तब अपन पढ़ेंगे इंपोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं अपन एक्सपायर यानी समाप्त, फिर एक्सटर्नल यानी कि विस्तार, फिर एक्सप्लूशन, एक्सप्लूशन व्याख्यात्मक। उसके बाद आई विटनेस यानी चश्मदीद गवाह, जिसने अपनी आंखों से किसी दृश्य को देखा है उसको इंग्लिश में बोला जाता है आई विटनेस, और हिंदी में चश्मदीद गवाह। उसके बाद आ जाते हैं अपन एफ मीनिंग में, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य, फेयर, फेयर का मतलब होता है स्वच्छ, फेथ यानी आस्था, फिर फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण, फिर होता है फेमिन रिलीफ यानी अकाल राहत, फेमिन अकाल को बोला जाता है, रिलीफ यानी राहत, फेक जैसे अपन कहते हैं फेक न्यूज यानी नकली, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, फ्लैप, फ्लैप यानी पट्टी, फॉरबिड, फॉरबिड यानी निषेध करना, फॉरगेरी या फर्जरी जिसको बोल देते हैं जालसाजी, फिर होता है फॉर्मल यानी औपचारिक, फिर होता है फ्रेंचाइजी यानी मताधिकार, फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है कार्य या समारोह, फंड, फंड यानी निधि, ये भी आया हुआ बोर्ड में कई बार। फिर होता है गेट कीपर यानी कि द्वार रक्षक, फिर इंपॉर्टेंट है दोनों मीनिंग, गेजेट और गेजेटेड, ध्यान रहे, गेजेट और गेजेटेड, गेजेट का मतलब राजपत्रित, राजपत्र, और गेजेटेड यानी राजपत्रित। फिर जनरल यानी सामान्य, ग्रेस जैसे कि आपके जो है बोर्ड के अंदर मान लो निश्चित अंक नहीं आते हैं तो सप्लीमेंट्री भी नहीं आती, फेल भी नहीं होते, तो ग्रेस लगता है 2-4 नंबर का, जिसको अनुदान बोला जाता है। उसके बाद ग्रांट यानी स्वीकृति, फिर आता है ग्रेटफुल यानी आभारी, फिर गार्जियन अभिभावक, जैसे कि आप विद्यालय में पढ़ते हो आपके जो माता पिता है वो गार्जियन कहलाते हैं, गाइड यानी मार्गदर्शक, गारंटी, गारंटी यानी प्रत्याभूति। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एच पे आ जाता है हैबिचुअल यानी आदि, कोई चीज की हैबिट पड़ जाती है उससे हैबिचुअल। उसके बाद होता है हैंडीकैप यानी विकलांग, एयरलेस यानी लावारिस, फिर होता है हायरार्की यानी पदानुक्रम, फिर होता है हिस्ट्री शीट यानी इतिवृत्त, हिंट जैसे अपन कहते हैं कि कोई हिंट देना यानी संकेत देना। उसके बाद होता है हाउस टैक्स यानी गृह कर, होस्ट यानी कि अतिथि। उसके बाद होता है होमेज यानी श्रद्धांजलि, किसी मृत व्यक्ति को जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं उसको होमेज बोलते हैं। ऑनरियम यानी मानदेय, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ ऑनरियम। उसके बाद होता है ऑर्डिनरी यानी अवैतनिक, फिर ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार, ह्यूमन यानी मानव, राइट्स यानी अधिकार। फिर आता है आई के ऊपर आइडेंटिफिकेशन पहचान, आइडेंटिटी पहचान, दोनों का सेम मीनिंग है। आइडियोलॉजी विचारधारा, इलीगल, लीगल मतलब सही होता है, इलीगल यानी जो सही नहीं होता है, अवैध जिसको बोलते हैं। इंपोर्ट ये आ गया देखो आयात, एक्सपोर्ट आपने पढ़ा था जिसका निर्यात था, इंपोर्ट यानी आयात, निर्यात यानी भेजना, आयात यानी मंगाना। फिर आ जाता है इंप्रूव, इंप्रूव यानी सुधार करना, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण। फिर आ जाता है आपके इन एंड मिसिबल यानी कि अस्वीकार्य। फिर होता है इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन, जैसे मकान का इनोग्रेशन करवाते हैं अपन। उसके बाद आ जाता है इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक प्रभार,
फिर आता है इंक्रीमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन को बढ़ाना, वेतन में वृद्धि। इंडेक्स यानी अनुक्रमणिका। फिर आता है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, जैसे कि कोई एक व्यक्ति को बोला जाता है तो उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब प्रस्थानकन। उसका इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर शब्द आपने सुना होगा, उसी से बना इंस्पेक्शन, जो देख रेख करता है, जो निरीक्षण करता है, वो है इंस्पेक्शन। उसके बाद होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, जैसे आप इंटरफेयर बोलते हैं कि मेरे जीवन में आप इंटरफेयर मत कीजिए। उसके बाद होता है इंटरव्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू शब्द, ध्यान रहे, साक्षात्कार होता है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण या जांच। इनवॉइस यानी बीजक। और इरेगुलर, रेगुलर ये नियमित होता है, इरेगुलर का मतलब हो जाता है आपके अनियमित। फिर जे पे जो भी नौकरी, ज्वाइंट यानी संयुक्त, जज यानी न्यायाधीश, जजमेंट यानी निर्णय, जूनियर यानी कनिष्ठ, जुडिशरी न्यायिक, जस्टिस यानी कि न्यायमूर्ति। ये शब्द जे पे, के पे। छोटा सा मीनिंग है की का मतलब ऐसे चाबी होता है, लेकिन मूल भी ले सकते हो। कीबोर्ड, कीबोर्ड यानी कुंजी पटल, जो आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप का होता है, उसको कीबोर्ड हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं। फिर किडनैपिंग यानी अपहरण। उसके बाद होता है किंडरगार्टन यानी बालवाड़ी। फिर आ जाते हैं एल के ऊपर, लेबर यानी श्रम। उसके बाद होता है लेबर डिस्प्यूट यानी श्रम विवाद। फिर लैंडमार्क यानी सीमा चिन्ह, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, ध्यान रखना आता है कई बार। लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व, यानी कि जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता है लैंड रेवेन्यू बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके लेआउट, लेआउट का मतलब होता है पट्टा, लीज यानी पट्टा, इन दोनों का पट्टा ही है। लेआउट भी पट्टे को बोलते हैं और लीज भी किसको बोलते हैं, पट्टे को। फिर आगे बढ़ते हैं, लेजर, लेजर यानी कि खाता। उसके बाद लीगल, लीगल यानी कानूनी। फिर आ जाता है लेवी, लेवी मतलब उगाई। उसके बाद होता है लिबिलिटी, लाइबिलिटी दायित्व। उसके बाद लाइसेंस, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, अनुज्ञप्ति बोलते हैं, जो आप जैसे गाड़ी वगैरह का होता है ना, लाइसेंस। उसके बाद आ जाता है लाइवलीहुड यानी जीविका। फिर होता है लोगो यानी प्रतीक चिन्ह। उसके बाद लोअर कोर्ट यानी निचला न्यायालय, और लो ग्रेड यानी निम्न श्रेणी। आ जाइए आगे, एम। मैनेजर को प्रबंधक बोलते हैं। मेंटेनेंस अनुरक्षण, मेजोरिटी बहुमत, मार्जिन, मार्जिन का मतलब गुंजाइश, कि इसमें मेरे को इतनी मार्जिन नहीं है, मतलब जो कोई आशा हो वो नहीं होना। फिर आता है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, कहते हैं कि ये बच्चा मैच्योर नहीं है, मतलब एकदम जानकारी नहीं है उसको, बेसिक नॉलेज नहीं है। मैंडेट, मैंडेट का मतलब अधिदेश होता है। मेमो यानी ज्ञापन, और उसी से बना मेमोरेंडम, उसका अर्थ भी ज्ञापन होता है। शॉर्ट में मेमो यानी मीमो बोलते हैं, मेमो भी बोलते हैं ज्ञापन, और मेमोरेंडम भी ज्ञापन। फिर मिनट्स यानी कार्यव्रत। फिर आता है मिसकंडक्ट यानी कदाचार, जो आपने पीछे एक दुराचार पढ़ा था, उसी तरह की मीनिंग है कदाचार। मॉनिटर, जो क्लास में आप होते हो, जिसका हिंदी मीनिंग है अनुवीक्षक, ध्यान से पढ़ना। इजी वे में अपन मॉनिटर बोल देते हैं, लेकिन हिंदी शब्द बड़ा कठिन है, अनुवीक्षक बोला जाता है जिसको। उसके बाद होता है मनी बिल यानी धन विधेयक। फिर होता है मोर्टगेज यानी गिरवी, कोई भी चीज अपन सोना चांदी या कोई सामान रखते हैं, उसके बदले पैसा लेते हैं, जिसको बोलते हैं मोर्टगेज। फिर होता है म्यूटेशन यानी नामांतर, कोई भी अपन जमीन है या कोई संपत्ति है जिसको ट्रांसलेट करते हैं, म्यूटेशन भरा जाता है। एन पे आ जाइए, नेशन यानी राष्ट्र, नेशनल एंथम यानी राष्ट्र गान, ध्यान रहे, और नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्र गान, दोनों एक ही मीनिंग है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। नेचुरल यानी प्राकृतिक। उसके बाद होता है न्यूट्रल, तटस्थ, दो पक्ष है, ना इधर का भाग लेना ना इधर का लेना, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, कि मैं तो न्यूट्रल हूं, ना इनके साथ हूं ना इनके साथ हूं। नॉमिनेशन, अपन कोई भी जो उम्मीदवारी पेश करते हैं उससे पहले नामांकन करते हैं। नोटिस यानी सूचना, नोटिफिकेशन उसका अधिसूचना, ये आपके सिलेबस के अंदर है, नोटिफिकेशन अधिसूचना। उसके बाद होता है न्यूमरल यानी सांख्यिक, नंबर जैसे संख्या होता है, नंबर से न्यूमरल बना है। उसके बाद होता है न्यूट्रिशन इन पालन पोषण। उसके बाद आ जाते हैं आपकी मीनिंग ओ पे, ओथ, कोई भी शपथ लेते हैं उसको ओथ बोलते हैं। फिर ओबीडियंस यानी आज्ञा पालन, आप देखिए आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, योर ओबीडियंटली पीपल लिखते हैं नीचे, उसी से बनता है ओबीडियंस। ऑफेंस यानी कि अपराध। उसके बाद ऑफर यानी नियुक्ति, प्रस्ताव। ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य। ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति, क्या मुझे इस चीज से ऑब्जेक्शन है।
उसके बाद आ जाता है आपके ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक। ओके यानी सब ठीक है, अपन कहते हैं जैसे शॉर्ट में ओके लिख देते हैं, जबकि सही मीनिंग ओके ही वाई ओके। उसके बाद आ जाता है वन साइडेड यानी एक तरफा। उसके बाद आ जाता है ओपोजिशन यानी जो आपका विरोधी होता है उसको ओपोजिशन। ऑप्शनल यानी वैकल्पिक। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार कोई भी मान लो कानून बना रही तो उससे पहले ऑर्डिनेंस पास करती है जिसको अध्यादेश बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके ओरिजिनल कॉपी यानी कि मूल प्रति। उसके बाद है ओवरहॉलिंग यानी जीर्णोद्धार। उसके बाद है ओवरलैपिंग यानी अतिव्याप्ति। आउटडोर यानी घर से बाहर किया गया। उसके बाद होता है पैक्ट, पैक्ट यानी समझौता, पी पे शुरू हो गया अपन। पेड यानी प्रदत्त। पैनल का मतलब होता है नामिका। पैरेलल, पैरेलल यानी समांतर। फिर होता है पार्शियलिटी, पार्शियलिटी यानी पक्षपात। पार्ट टाइम अंशकालिक, देखो एक तो फुल टाइम टीचर होता है, एक पार्ट टाइम टीचर होता है। फुल टाइम यानी पूर्णकालिक और पार्ट टाइम यानी अंशकालिक, जो कुछ घंटों के लिए कुछ पीरियड्स के लिए पढ़ाता है। उसके बाद आ जाता पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब क्या होगा? संकेत शब्द। उसके बाद पार्टीशन यानी विभाजन। पेबल यानी दे, जो अपन पे करते हैं, अदा करते हैं, पेबल। फिर आता है पेंशन, पेंशन का पेंशन ही होता है। परमिशन यानी अनुमति। परमिट यानी अनुज्ञा पत्र। और पोल्यूशन का मतलब तो इजी है ही, प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपके क्यू, बहुत कम मीनिंग है क्यू के ऊपर। क्वालिफिकेशन, जिसको योग्यता भी कहते हैं लेकिन सही शब्द है अहर्ता, क्वालिफिकेशन। जैसे कहते हैं मैंने आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे बीए बीएससी है या बीएड है, ये क्वालिफिकेशन होता है। फिर होता है क्वालिटी यानी गुणवत्ता। क्वांटिटी यानी कि परिमाण। उसके बाद आता है क्वार्टरली यानी 3 महीने में जो एक बार होता है, त्रैमासिक। फिर होता है क्वांटम यानी प्रमात्रा। कोरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरम का मतलब होता है आपके गणपूर्ति, ये मीनिंग बोर्ड में आई हुई है। उसके बाद होता है कोटेशन, ये भी आया हुआ है, कोटेशन यानी दर सूची। और कोट यानी कि दर बताना या उद्धृत करना। बस क्यू के ऊपर इतनी है। फिर बढ़ते हैं अपन आर, रेस यानी दौड़। आर पे काफी मीनिंग है, आर और एस पर। रैंक का मतलब होता है पद। फिर रियलिटी यानी वास्तविकता, अपन कहते हैं रियल यानी वास्तव में, और रियलिटी यानी वास्तविकता। रिबेट यानी छूट, कोई भी अपन किसी चीज में अपन को छूट मिलती है रिबेट होती है। उसके बाद होता है रिसेंट यानी अभिनव। रिसेप्शन यानी कि स्वागत, कोई भी शादी का या किसी का प्रोग्राम का रिसेप्शन रखा जाता है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड यानी कि अपन कोई चीज को कलेक्ट करते हैं, अभिलेख बोलते हैं उसको। उसके बाद होता है रिकवरी, रिकवरी मतलब वसूली करना। फिर आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। रिक्वायरमेंट अलग है, ध्यान रहे, रिक्वायरमेंट अलग चीज है, ये है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती होता है। फिर आता है रिफ्यूजी यानी शरणार्थी। उसके बाद आता है रेगुलर यानी नियमित। रिजेक्ट यानी बहिष्कृत कर देना, अस्वीकार कर देना। रिलेटिव यानी संबंधी। रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब पंजिका। रजिस्ट्री यानी पंजीयन। रिसर्च यानी कि कोई भी गवेषणा करना या खोजबीन करना। फिर इवेल्युएशन यानी पुनर्मूल्यांकन। एक तो इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन, और एक रिवैल्यूएशन यानी कि दोबारा मूल्यांकन करवाना। उसके बाद आता है रेवेन्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व। फिर आता है रूमर, रूमर का मतलब होता है आपके अफवाह। उसके बाद रूरल यानी ग्रामीण। एक तो होता है अर्बन यानी नगरीय, और एक होता है रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। अर्बन जो है आपके यू पे आएगी मीनिंग, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी या नगरीय। अब आ जाते हैं एस पे, सैलरी यानी वेतन। सेफ्टी यानी सुरक्षा। साल्वेज यानी कबाड़, जो फालतू का सामान होता है। सैंक्शन यानी स्वीकृति, कोई काम सैंक्शन हो जाता है। शेड्यूल मतलब कोई भी शेड्यूल बनाते हो आप, अनुसूची। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति। उसके बाद होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इसके बाद स्कोरर यानी गणक, जैसे क्रिकेट में होता है। स्क्रिप्ट यानी आलेख, जैसे कोई फिल्म या धारावाहिक उसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है। उसके बाद होता है स्क्रूटनी यानी समीक्षा। फिर होता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। सेमिनार यानी संगोष्ठी। उसके बाद सेनेट यानी वरिष्ठ सभा, सीनियर वरिष्ठ। सेशन, सेशन का मतलब होता है सत्र। शेयर यानी बांटना, अंश करना। सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण। उसके बाद होता है सोलेमनली यानी सत्यनिष्ठा पूर्वक। सोर्स यानी स्रोत। स्पीकर यानी वक्ता। स्पीच यानी भाषण। स्टेट यानी राज्य। स्टे ऑर्डर, कोई भी काम जो है अपन रुकवाने के लिए करते हैं तो उसको स्टे ऑर्डर भी बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं रोकने का आदेश। उसके बाद होता है स्ट्रिक्टली यानी कि बहुत ही सख्ती से। स्ट्राइक यानी हड़ताल।
सब्जेक्ट यानी विषय, सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है इमदाद यानी कुछ छूट देना, सरनेम, सरनेम यानी कुल नाम, सरप्लस यानी अधिशेष, और उसके बाद है सिनोप्सिस यानी रूपरेखा। आगे बढ़ते हैं टी। टेबुलर यानी सारणीबद्ध, टैक्स यानी कर, ये भी आया हुआ बोर्ड के अंदर, टैक्सेबल कर योग्य, फिर टेस्टमेंट यानी वसीयत, टेक्नोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रौद्योगिकी, टेंडर वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडर का मतलब ठेका, निविदा दोनों शब्द होता है, टेररिस्ट यानी आतंकवादी, थैंकफुल यानी कृतज्ञ, थैंकनेस यानी कृतज्ञ। एक तो थैंकफुल होता है कि आपने ये काम किया, बहुत अच्छा किया मेरे लिए, एक होता है थैंकनेस यानी कि क्या किया तुमने, ये तो होना ही था। उसके बाद होता है थेसिस, थीसिस शोध प्रबंध, फिर और ट्रांजैक्शन जैसे कि आप पैसे निकालने के लिए जो करते हो लेन देन, उसका मतलब होता है संचालन। उसके बाद होता है ट्रेजडी यानी विश्वासघात, ट्रायल यानी जांच, ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण, ट्राइब यानी जनजाति, ट्रस्ट यानी प्रन्यास या न्यास, और टिपिकल यानी प्रारूपी। उसके बाद अपन आ जाते हैं अंतिम प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं अपन, यू। यू पे भी काफी जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, शब्दावली है, जैसे अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम, उसके बाद होता है अल्टीमेटम यानी अंतिम चेतावनी, फिर होता है अंडरटेक यानी कि वचन देना, उसके बाद होता है अनडिजायरेबल अवांछनीय, यूनियन यानी संघ, अनफेयर यानी अनुचित, और यूनिक यानी अनुपम, जैसे अपन कहते हैं बड़ी यूनिक चीज है कोई जिसकी उपमा नहीं हो, अप टू डेट यानी कि अद्यतन, अर्बन ये आ गया देख लीजिए, पहले रूरल था अब ये अर्बन आ गया है, शहरी, यूजफुल यानी उपयोगी, और यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। अब आ जाते हैं यू के बाद वी, वैकेंसी यानी रिक्ति, वैलिड यानी विधिमानी, ये भी आया हुआ बोर्ड के अंदर, फिर है वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, वीटो ये भी आया हुआ है ध्यान रहे, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, विजिलेंस यानी सतर्कता, उसके बाद होता है वायलेशन यानी अतिक्रमण, वीजा यानी प्रवेश पत्र, वॉलंटियर यानी स्वयंसेवक, फिर बढ़ते हैं डब्ल्यू की ओर, वारंट का मतलब होता है अधिपत्र, वेटेज, वेटेज का मतलब क्या है वरीयता, फिर होता है वीडिंग यानी छटाई, विल इच्छा पत्र, विटनेस जैसे अपन कोई भी साक्ष्य जो होता है गवाही देते हैं उसको विटनेस बोलते हैं, वर्कशॉप यानी कार्यशाला। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाई और जेड की, एक एक दो दो मीनिंग है, कोई ज्यादा इतना है नहीं वाई और जेड पे। ईयर बुक का मतलब होता है वर्ष कोर्स, ईयर टू ईयर यानी वर्ष टू वर्ष यानी एक वर्ष के बाद एक वर्ष, फिर यील्ड, यील्ड यानी कि लब्धि या पैदावार, ये याद रखिए पैदावार, यील्ड का मतलब पैदावार, यूथ यानी युवा। उसके बाद जेड है जेनिथ, जेनिथ यानी श्रम सीमा, जोनल यानी आंचलिक, ये आया हुआ बोर्ड के अंदर कई बार ध्यान रहे, जोनल, जोन यानी अंचल, और उसके बाद है जूलॉजिकल गार्डन यानी चिड़ियाघर, जैसे कि आप जू भी बोलते हैं, ZOO, कई बार आपने छोटी क्लासों में जो इसके ऊपर पैराग्राफ पढ़ा है, विजिट इन द जू, जू भी चिड़ियाघर होता है, और यहां पर आपके जूलॉजिकल गार्डन बोला है, एक ही बात है। इस प्रकार ए से लेकर जेड तक ये पारिभाषिक शब्दावली आपके सामने जो थी, अगर आप इन मीनिंग्स को सही तरह से कंठस्थ कर लेते हैं तो वादा रहा, फिर पूरा आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपना जो दूसरा चैप्टर है जिसका आपकी स्क्रीन के ऊपर बड़े शब्दों में नाम आ रहा है, अलंकार। ये भी आपके बोर्ड के अंदर 2 नंबर का जो चैप्टर है अलंकार कहलाता है। अब अपना अलंकार शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी बता देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है इसके मूल तत्वों के बारे में बता देता हूं। आप देखिए स्त्रियां जो गहने पहनती है, गोल्ड पहनती है, आभूषण पहनती है, उसका भी एक नाम अलंकार है। और क्योंकि यदि एक स्त्री है, आप ऐसे समझेंगे इसको, जिसने गोल्ड पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, आभूषण पहना हुआ है, तो वो बड़ी सुंदर दिखेगी। और दूसरी तरफ एक औरत है, चाहे कितनी सुंदर है, अच्छे वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन ज्वेलरी नहीं पहनी है, उसने जो अलंकार नहीं पहने, गहने नहीं पहने, आभूषण नहीं पहने हैं, तो उसका सौंदर्य थोड़ा सा फीका लगेगा। अब आप समझिए कि यहां अपन जो अलंकार पढ़ रहे हैं उसका मतलब गहने से नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एक स्त्री, कोई भी सामान्य रूप रंग वाली स्त्री भी यदि आभूषण पहनती है
तो उसके सौंदर्य में चार चांद लग जाता है, वो सुंदर दिखने लगती। ठीक उसी तरह इसका जो प्रयोग है वो आपके काव्य में किया जाता है। आप लोग जानते होंगे हिंदी के अंदर दो भाग होते हैं, एक काव्य भाग होता है, पद्य भाग भी बोलते हो आप जिसको, होता है गद्य भाग जिसके अंदर कहानी है, नाटक है, उपन्यास होते हैं। और काव्य भाग में आपके क्या होता है, कविताएं हैं, आपके पद है, छंद है, सोरठे हैं, सवैया है, कवित है, कई तरह की चीजें काव्य में होती है। लेकिन अलंकार का प्रयोग मूलतया किसके अंदर किया जाता है, काव्य भाग में, कविताओं में। तो इसकी परिभाषा सुन लीजिए, शाब्दिक परिभाषा, कि वे शब्द जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं, कविता में सुंदरता बढ़ाते हैं, उन शब्दों को अलंकार कहा जाता है। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको विस्तृत बोला था, लेकिन शाब्दिक परिभाषा क्या हुई कि वे शब्द जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, कविता को सुंदर बना देते हैं, उनको अलंकार कहा जाता है। अब अलग अलग आपके महापुरुषों की अलग अलग परिभाषाएं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग दी है, और भी कई कवियों की इसकी परिभाषा है, लेकिन इतना डीपली नहीं जाना है क्योंकि ये 2 नंबर का चैप्टर है और 2 नंबर का चैप्टर बिल्कुल शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहां पर आएगा। अब अपन देखते हैं कि अलंकार की परिभाषा तो हो गई, अब अलंकार के प्रकार है दो अलंकारों का नाम क्या है, पहले का नाम है अर्थालंकार, ये पहले का नाम क्या है, अर्थालंकार, और दूसरे का नाम क्या है, शब्दालंकार। बिल्कुल, अलंकार की परिभाषा के बाद अपन इसके वेद के बारे में देखते हैं। तो वेद कितने हो गए, 2, अर्थालंकार और शब्दालंकार। जैसा कि नाम से पता चलता है अर्थ की प्रधानता हो तो क्या हो गया, अर्थालंकार। जिसमें अर्थ की प्रधानता ना होकर के शब्द की प्रधानता हो वो क्या हो गया, शब्दालंकार। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए आपके सामने 2 अलंकार के वेद रखे, यद्यपि बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है कि तीसरा वेद भी पढ़ा जाता है, उभय अलंकार। लेकिन आमतौर पर शब्दालंकार और अर्थालंकार की चर्चा ही करते हैं। इसकी चर्चा रेयर केस होता है क्योंकि मूलतया ये 2 वेद ही माने जाते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो आप देखोगे कि यहां पर डिवाइड किया हुआ है अलग अलग कि अर्थालंकार कौन सा है, शब्दालंकार कौन सा है, और जो है उभय अलंकार कौन सा है। लेकिन अपने जो सिलेबस के अंदर है, कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर शब्दालंकार और अर्थालंकार का ये नाम से मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूं। सबसे पहले अपन शब्दालंकार से लेते हैं। तो शब्दालंकार का पहला जो वेद है वो अनुप्रास अलंकार है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए इसके बारे में कि अनुप्रास अलंकार जो है उसके अंदर किसी भी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है। बस, बहुत शॉर्ट परिभाषा है, बहुत इजी, बहुत सिंपल, कि 2 या 2 से अधिक बार किसी भी वर्ण अक्षर की आवृत्ति हो। आवृत्ति यानी वो बार बार आए। मान लीजिए कोई भी काव्य पंक्ति में क आया है तो क 1, 2 या 3 बार भी आ जाए, या ट आया है तो ट 3 बार आ जाए, या हो सकता है 4 बार आ जाए, या फिर ऐसा भी होता है कि कोई अक्षरों की आवृत्ति भी हो सकती है 2 या 2 से अधिक बार। तो जैसे कि उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, 2 उदाहरण आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगई। अब आप यहां पे नोट करो, ब देखिए इससे पता चलेगा। पहले में भी ब आया है, दूसरे में ब और भ, मतलब 5 बार ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। सेकंड उदाहरण देखिए, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी। यहां पर आपके म वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, मधुर और मुस्कान। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुप्रास के यहां पर, यद्यपि इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, अपने को सिर्फ जो है इसकी परिभाषा अनुप्रास की और उसके उदाहरण, लेकिन चूंकि दे दिया है 4 वेद तो थोड़ा सा यदि आप इसको रीड कर लेते हो कोई बुराई नहीं है। पहला वेद है छेकानुप्रास, दूसरा वृत्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। मतलब इसके 4 वेद होते हैं किसके, आपका जो अनुप्रास है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि अनुप्रास की परिभाषा क्या है,
कि किसी भी वर्ण की अक्षर की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और फिर यदि 4 भेद याद रखते हो तो छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। आगे बढ़ते हैं जब अपन नंबर 2 पे, तो दूसरा अलंकार आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जिसका नाम है श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष की सामान्यतः परिभाषा क्या है कि जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो, मतलब एक शब्द आएगा लेकिन उसके 2, 3 या 4 अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि पहला उदाहरण आपके यहां पर दिया हुआ, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। यहां गुण शब्द है जो इसके एक अर्थ नहीं, 2 या 2 से अधिक अर्थ है। कैसे कि पहला गुण का मतलब है जो क्वालिटी, गुण, और दूसरा गुण का अर्थ है रस्सी। तो एक शब्द के 2 अर्थ हो गए। गुण का मतलब पहला क्या हुआ, गुण, क्वालिटी, और दूसरा रस्सी जो खींचते हो ना आप, वो गुण का अर्थ हो गया। दूसरे उदाहरण से समझो कि विबलांबर रजनी वधु अभिसारी काशी जा रही। अब यहां पे विबलांबर जो पहला वर्ड है उसके 2 अर्थ है। क्या कि रात्रि के अर्थ में तो विमल यानी स्वच्छ और अंबर यानी आकाश, और अभिसारी का जो अर्थ है उसके अर्थ में है स्वच्छ वस्त्रों वाली। अब देखो 2 अर्थ हो गए, एक तो साफ आकाश, विमल यानी स्वच्छ, अंबर यानी आकाश, और एक विमल प्लस अंबर यानी साफ वस्त्र वाले। अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है और अंबर का मतलब आकाश भी होता है। विमल का अर्थ है साफ। एक वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण इसका आपके मैं बताता हूं, पानी गए न उबरे मोती मानुष, उबरे मोती मानुष और चून। अब आप देखिए इसके अंदर जो आपके पानी शब्द है इसके 3 अर्थ है। कैसे 3 अर्थ हो गए कि पहला अर्थ होगा मोती के संदर्भ में, दूसरा अर्थ होगा मनुष्य के संदर्भ में, और तीसरा अर्थ होगा चूने के संदर्भ में। अब शब्द एक है लेकिन इस एक शब्द के 3 अर्थ हो जाएंगे आपके यहां। 3 कैसे होगा कि मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक, देखिए पहला अर्थ। दूसरा मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा आपके इज्जत, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ हो जाएगा जल। तो मतलब एक पानी शब्द के कितने अर्थ हो गए, 3। ये आप श्लेष का इस तरह समझ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अपना ये बता रहे हैं कि श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग पद श्लेष और सबंग पद श्लेष। उसके बाद आ जाता है अपना अलंकार नंबर 3, यमक अलंकार। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है, आपको सावधानी रखनी है कि अनुप्रास में और यमक में दोनों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कैसे कि अनुप्रास अलंकार में भी वर्णों की आवृत्ति होती है, और आपका जो ये यमक अलंकार है इसके अंदर भी कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है। लेकिन बी केयरफुल कि यदि अनुप्रास का उदाहरण होगा तो केवल अक्षर 2 या 2 से अधिक बार आएगा, लेकिन यदि आपके उदाहरण यमक अलंकार का हुआ तो अक्षर तो 2 या 2 से अधिक बार आएगा लेकिन शब्दों के जोड़े के रूप में आएगा। अब क्या है, जहां एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, बिल्कुल सही बात है, किंतु उनके अर्थ क्या हो, भिन्न। यहां शब्दों की आवृत्ति है और वहां वर्णों की आवृत्ति। अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि यमक और अनुप्रास में अंतर बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने कि यमक और अनुप्रास में अंतर क्या है। तो यमक अलंकार में तो 2 या 2 से अधिक बार शब्द आएंगे, अर्थ अलग होंगे। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होगी। अब जैसे पहला उदाहरण आपके सामने दिया है, काली घटा का घमंड घटा। अब आप देखो कि घटा शब्द 2 बार आया, ये घटा और ये घटा। यहां पर घटा का मतलब होता है जो बादलों की घटाएं होती है जैसे आप सुनते हो, और यहां घटा मतलब कम होना। तो सब तो एक जैसे है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। उसके बाद आगे आता है कनक। कनक 2 बार आया, कनक यानी सोना और कनक यानी धतूरा। इसके और भी उदाहरण है, जैसे पद से चलकर पद प्राप्त करो। उसके बाद और उदाहरण है, कर से कर्म कर।
पद यानी पैर, पद यानी प्रतिष्ठा, कर यानी हाथ, कर यानी करना। उसके बाद एक उदाहरण और है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। अब आप देखिए यहां भी 3 बेर और यहां पर भी 3 बेर। यहां 3 बेर मतलब 3 बेर नामक फल, और यहां 3 टाइम्स यानी 3 बार। तो इस तरह शब्द एक जैसे होंगे लेकिन इनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब आप बढ़ते हैं, शब्दालंकार के 3 उदाहरण हो गए आपके सामने, अनुप्रास, श्लेष और यमक। अब आ जाते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार का सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से भी, उपमा अलंकार। अब आप देखिए उपमा क्या है। कोई भी अपन चीज पढ़ते हैं तो एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। ओके, एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। ठीक है, उपमान और उपमेय। अब आप देखो, जिससे विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, और जिसके साथ बताई जाती है वो विशेष्य। जिसकी उपमा दी जाती है उपमान, और जिससे दी जाती है वो हो जाता है उपमेय। तो जहां विशेषण विशेष्य एक जैसे हो, जहां उपमेय उपमान एक जैसे हो, जहां किसी एक की तुलना दूसरे से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान आपके सामने मैं बताता चलूं कि अगर उपमा होगा तो सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदृश, इस तरह की शब्दावली जरूर आती है। अपने कोई भी उदाहरण पढ़ोगे तो इनमें से कोई न कोई वाचक शब्द आएगा। जैसे कि कमल सदृश कोमल हाथों ने, ये उदाहरण है, देखो आप, कमल सदृश, तो ये पड़ा सदृश आ गया, और सदृश का मतलब होता है समान। फिर आगे आपके उदाहरण बहुत सारे होते हैं। तपे हुए लोह कणों समान था, ये उदाहरण और पड़ा, तपे हुए लोह कणों समान था। और हरीसा हीरा, ये सा आ गया। ठीक है, इस तरह आपके वाचक शब्द जो है, अगर उपमा होगा तो सा, सी, से, सम, सरिस, समान, सदृश होगा ही होगा। उपमा के जो भेद थे, 3 भेद है आपको जो है उपमेय उपमान को और किसी प्रकार बताने के लिए। पहला पूर्ण उपमा भेद है, जिसका उदाहरण प्रात नभ था बहुत नीला संग जैसे। उसके बाद दूसरा है लुप्त उपमा भेद है, और तीसरा मालो उपमा भेद है। यदि भेदों में जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही बताया आपको, किसी भी अलंकार के भेद में नहीं जाना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और आपको केवल उनकी परिभाषा और उदाहरण ही समझना है। अब अपन उपमा के बाद आ जाते हैं अर्थालंकार का दूसरा भेद, और कुल टोटल 5वां भेद रूपक अलंकार। अब यहां पर देखो, हमने चर्चा की थी उपमा अलंकार में उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष्य की, तो वहां तो समान था उपमा अलंकार में तो। लेकिन रूपक अलंकार में इसकी परिभाषा कैसे होगी, जहां उपमेय उपमान का भेद आरोपित हो, जहां विशेषण विशेष्य का भेद आरोपित हो। यानी कि रूपक अलंकार में तुलना तो होती है, लेकिन आरोपित की होती, थोपी हुई होती है, जबरदस्ती तुलना की हुई होती है। जैसे एक उदाहरण आपके सामने, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहां आप देखोगे कि उपमेय अंबर है और उपमान क्या है, पनघट। उपमेय तारा है और उपमान घट है। फिर उपमेय उषा है और उपमान नागरी का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर क्या है, रूपक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण उससे भी अच्छा है, तेरे नयन कमल बिनु जल के, यानी कि तेरी जो आंखें हैं बिना पानी के जो कमल का फूल होता है वैसी आंखें हैं। तो यहां पर भी देखो, नयन उपमेय है, आंखें उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। इसमें भी अभेद कर दिया गया है, भेद आरोपित किया है। ये 2 उदाहरण आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण तो ये है, कई बार आता है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। और ये भी सुंदर उदाहरण है, तेरे नयन कमल बिनु जल की। आगे बढ़ते हैं, छठा जो अलंकार है आपके उत्प्रेक्षा, ये तीसरा है अर्थालंकार का, और टोटल छठा भेद है
उत्प्रेक्षा में आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है, संभावना। जहां पर उपमेय उपमान की और विशेषण विशेष्य की संभावना वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। और इसके वाचक शब्द क्या है, जनु, मनु, जानहु, उसके बाद मानहु, उसके बाद जनहि, जनहि, मनहि, जानहो, मानहो, इस तरह की शब्दावली काम में ली जाती है, मतलब संभावना जताई जाती है। उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य में संभावना होती है। जैसे उदाहरण दिया है, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मदही पिए। अब आप देखिए ये वर्ड आ गया मनु। इस मनु शब्द से ही आप पहचानोगे कि यहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। क्यों? क्योंकि यदि उत्प्रेक्ष अलंकार है तो जो मैंने लिखा है उनमें से कोई न कोई शब्द जरूर आएगा। ये पढ़ा मनु, देखिए आप, या फिर जनु आएगा, जानू आएगा, मानव आएगा, जन ही आएगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं कि जनक बाम दिशिशु नैना हिमगिरी संग बनी जनु मैना। ये देखो जनु शब्द आ गया है, पहले शुरुआत वाले जनु और मनु आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा के भेद। तो आपके यहां पर 3 भेद है, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। अब बढ़ते हैं 7वें अलंकार की तरफ, जिसका नाम है उदाहरण अलंकार। 7वें का नाम क्या है, उदाहरण। किसी बात को कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए। देखो उपमा अलग होता है, उपमा में तो तुलना की जाती है और उदाहरण में उदाहरण दिया जाता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहना। और इसके वाचक जो शब्द है ना वो भी अलग होंगे आपको। इसके अंदर जैसे शब्द आता है ज्यादातर, जैसे जैसे शब्द आ गया, या फिर जिमी आ गया, या ठीक है, या मिस आ गया, वहां उदाहरण। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। आगे बढ़िए, एक और उदाहरण है, सबे सहायक सबल के कोई ने निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों। यहां पर ज्यों शब्द आ गया है, इसलिए यहां पर उदाहरण अलंकार है। फिर आगे, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान ज्यों। यहां पर भी ज्यों शब्द आ गया है। इस प्रकार लास्ट अपना अलंकार है 8वां, जिसका नाम है आपके विरोधाभास अलंकार। उसके बाद अपने अलंकार हो जाएंगे पूरे। नाम से पता चलता है विरोध होता नहीं है, विरोध होने का फीलिंग्स होती है, आभास होता है, इसको कहते हैं विरोधाभास अलंकार। जहां पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती, बिल्कुल यही परिभाषा इसकी। विरोध है नहीं लेकिन महसूस होता है, प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि शायद क्या हो रहा है, विरोध। विरोध होने का आभास होना, विरोध होना है नहीं। विरोध परिभाषा क्या लिखोगे, जहां विरोध न होने पर भी होता हुआ लगे। ये छोटी सी परिभाषा याद रखनी है, विरोध प्लस आभास। यानी विरोध नहीं हो रहा है फिर भी आपको लगे कि विरोध हो सकता है, या होता हुआ प्रतीत होता है, या होने का आभास होता है, वो विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर कई बार ये उदाहरण आया हुआ है। और यदि आपके विरोधाभास का उदाहरण कोई आए तो इससे बेटर नहीं हो सकता। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े डूबे सब अंग। यहां पर मतलब किसके बारे में बता रहे, वाद्य संगीत के बारे में, कविता के रस के बारे में, मधुर राग के बारे में और प्रेम के रंग के बारे में। 4 चीजें देखो कि कोई भी वाद्य यंत्र बज रहा है उसका सॉन्ग, जो आप कविताएं पढ़ते हो उसका आनंद, कोई मीठी राग है वो, और प्रेम का आनंद। जो नहीं डूबे वे भी डूब गए और जो डूबे वो तिर गए। मतलब उल्टा है यहां पर कि इनके अंदर तो नहीं डूबने पर भी डूब गए और जो डूबे हैं वो तिर गए। अब इसके बाद एक उदाहरण और है इसका कि मीठी लगे आंखें न लुनाई। विरोधाभास का एक उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा भी है कि आंखों का लावणीय, यानी आंखों में आने वाले आंसू का जो टेस्ट होता है वो नमकीन टाइप होता है, मीठा नहीं होता, जिसको देसी भाषा में चरखा होता है। लुनाई होती है उसके अंदर, लवणीय स्वाद होता है।
लेकिन वो बड़ा मीठा लगता है। इस प्रकार आपके सामने ये जो अपना ग्रामर का जो 2 नंबरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज के अंदर दूसरा चैप्टर था अलंकार, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे जो तीसरा जो छोटा सा चैप्टर है 2 नंबर का, वो करेंगे जिसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। देखिए पारिभाषिक शब्दावली 2 नंबर की है, उसके बाद अलंकार 2 नंबर का है, उसके बाद भाषा, व्याकरण, लिपि 2 नंबर का है। तो अगला जो तीसरा है उसका नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, भाषा, व्याकरण और लिपि। अब ये 3 चैप्टर है कहने को तो, लेकिन आते ये 2 नंबर में एक में ही है। अब इन तीनों का संक्षिप्त में पहले जानकारी ले लेते हैं। देखिए भाषा क्या होता है कि हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसको बेसिकली अपन समझ लेते हैं। कोई मन में विचार पैदा होता है, कोई मन में भाव पैदा होता है, मन में इच्छा होती है कुछ कहूं, तो उसको कहने का जो तौर तरीका है उसको लैंग्वेज या भाषा बोला जाता है। बिल्कुल, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है लैंग्वेज, दोनों फर्क होता है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये रहे सब्जेक्ट। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, ये है आपकी लैंग्वेज, भाषा। आप देखिए लैंग्वेज होती है कंपलसरी और वो होता है ऑप्शनल। तो परिभाषा यदि करें अपन भाषा की, कि मन के भावों और विचारों को लिखकर, बोलकर प्रकट करना। किसको? मन के भावों को। किसको? मन के विचारों को। किस तरह प्रकट करना? या तो बोल करके या फिर लिखकर। उसका नाम क्या है? भाषा है। अब आप देखिए भाषा 2 प्रकार की होती है। परिचय अपन जो परिभाषा पढ़ रहे उसके अंदर भी आ गया। लिखित भाषा यानी लिखकर अपने मन के भाव और विचारों को पेश करना। मौखिक भाषा लिखे नहीं बल्कि बोलकर मुख से अपने विचार या भाव प्रकट करना, मौखिक। लेकिन एक तीसरा भी भेद काम में लिया जाता है जहां ना मौखिक काम में आए और ना लिखित काम में आए, उसका नाम है आपके सांकेतिक। देखिए भाषा के 2 रूप हो गए, एक हो गया आपके मौखिक और दूसरा जो रूप हो गया आपके उसका नाम क्या है? लिखित। और तीसरा जो पढ़ा जाता है उसका नाम है आपके सांकेतिक। तीसरे का नाम क्या है? सांकेतिक। ठीक है, तीसरा जो भेद है सांकेतिक है। अब ये 3 क्या है? मौखिक की परिभाषा क्या है कि जो बोलकर प्रकट किया जाए मन के विचार और भावों को, वो है मौखिक। जो लिखकर प्रकट किया जाए वो है लिखित। और जो संकेतों द्वारा पेश किया जाए वो है सांकेतिक। और इसकी नौबत कब आती है? जब आदमी ना तो बोल पाता है और ना लिख पाता, ना लिखने में सक्षम है हाथ से और ना मुंह से बोलने में, मतलब गूंगा व्यक्ति है या हाथों से विकलांग व्यक्ति है, तब वो संकेतों द्वारा अपनी बात को रखता है। देखिए अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएं होती है, लेकिन यदि आपको परिभाषा कही जाए लिखने को, तो परिभाषा आप ऐसे लिखोगे कि मन के विचारों को और मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाती है। अगर आपको परिभाषा, यद्यपि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, इतना लेंथी नहीं होता, लंबा चौड़ा नहीं होता, लेकिन मान लो इस तरह आ जाए रिक्त स्थान का क्वेश्चन कि भाई मन के विचारों और भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करना खाली जगह कहलाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप उसमें क्या करोगे? भाषा। अगर आपको यह आ जाए कि मन के विचारों और भावों को लिखकर प्रकट करना भाषा का खाली जगह रूप होता है, तो लिखोगे लिखित। अब आपके सामने दोनों भेद बताए हुए हैं, मौखिक भी बताया हुआ है और लिखित भी बताया हुआ है। मौखिक यानी बोलचाल की भाषा को मौखिक कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा भेद है वो है लिखित, जो उच्चरित ध्वनि संकेत को निश्चित चिन्हों और ध्वनि संकेत द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है, वो क्या हो गया? आपके लिखित। अब देखो टोटल 3 थे। पहला जो अपन है मौखिक, अभी आपने देखा पहला भेद कौन सा था? मौखिक। दूसरा कौन सा है? लिखित। और तीसरा कौन सा है? सांकेतिक। ठीक है,
ये हो गया आपके तीसरा भेद सांकेतिक। तो अब अंतर क्या है? अंतर स्वाभाविक सा है कि मौखिक के वाक्य क्या होते हैं? छोटे, जबकि लिखित के क्या होते हैं? बड़े। मौखिक जो भाषा होती है वो नेचुरल होती है, जबकि लिखित वो कृत्रिम होती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो है आपके सांकेतिक है, उसका यदि क्वेश्चन इस तरह आए कि भाषा के कुल कितने रूप है, तो 3, और मुख्य कितने रूप है? 2। मुख्य कौन से? लिखित और मौखिक, और कुल में तीसरा सांकेतिक आ गया। अब भाषा के अंग है, ये देखो अलग अलग रूप है, फॉर्मेट है, मूल भाषा, विभाषा और बोली। अब देखिए बोली के बारे में भी आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए। बोली क्या चीज है कि भाषा का जो छोटा रूप है या स्थानीय, छोटा या स्थानीय रूप है, वो आपके क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा का जो शॉर्ट, जो क्षेत्रीय स्तर पर बोला जाता है, वो क्या कहलाता है? बोली। आमतौर पर जो प्रांतीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या जो ढाणियों में बोला जाता है, उसको बोली बोला जाता है। एक आता उपबोली। अब उपबोली क्या है कि इसको उपभाषा भी बोलते हैं, कि भाषा का अंदर जो भाषा होती है उसको क्या बोला जाता है? उपभाषा। जैसे भाषा हो गई हिंदी और उसके अंदर राजस्थानी हो गई तो उपभाषा कहलाती। ऐसे अब आपके 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग होते हैं कोई भी भाषा का। सबसे पहले ध्वनि, क्योंकि ध्वनि के बिना भाषा का निर्माण नहीं होता। दूसरा वर्ण यानी अक्षर, तीसरा शब्द, चौथा पद और पांचवा वाक्य। ये सीरीज है पूरी मतलब भाषा की। सबसे पहले यदि भाषा है तो उसके अंदर ध्वनि होनी चाहिए। उसके बाद सबसे छोटा रूप क्या है? वर्ण। ये कई बार बोर्ड के अंदर आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, बोर्ड के अंदर आया हुआ है। भाषा की सबसे छोटी का नाम क्या है? वर्ण। बिल्कुल, भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? वर्ण है। उसके बाद वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। शब्दों से मिलकर बनता है पद, और वर्ण, शब्द, पद, ध्वनि, इनसे मिलकर बनता है वाक्य। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड जो बात है वो अपन करेंगे किसकी? व्याकरण की। अब देखिए कोई भी भाषा है, किसी भाषा का शुद्ध रूप, किसी भाषा का शुद्ध प्रस्तुति क्या कहलाता है? किसी भाषा की शुद्ध प्रस्तुति आपके क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। कोई भी भाषा होगी तो डेफिनेटली व्याकरण होगी, किसी विषय की व्याकरण नहीं होती। देखो अंग होते हैं, जैसे वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, इन सब का नियमबद्ध जो संबंध होता है, सही ढंग से जो पेश किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? व्याकरण। व्याकरण का मतलब वैसे विश्लेषण करना होता है, कोई भी चीज का मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। व्याकरण वो शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने की जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल यही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के दृष्टि से। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है आपके पद विचार, उसके बाद आता है आपके वाक्य विचार। तो ये 4 भेद हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। उसके बाद तीसरा जो चीज पढ़ेंगे अपन वो है लिपि। भाषा पहला था, उसके बाद व्याकरण। मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी मन के भाव और विचारों को लिख कर बोलकर प्रकट करना भाषा। व्याकरण की परिभाषा क्या हो गई? किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से लिखना व्याकरण हो गई। अब आते हैं अपन तीसरा जो अंग है लिपि। अब एक्चुअल में देखो लिपि किसकी होती है? भाषा की होती है। और भाषा का कौन से स्वरूप से लिपि बनती है? व्याकरण की। तो आप ऐसे समझो कि भाई कोई भी भाषा जो है वो व्याकरण सम्मत होगी तो ही उसकी क्या होगी? लिपि होगी, अन्यथा लिपि नहीं हो सकती। आप देखो लिपि का मतलब होता है तरीका।
भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसकी लिपि। तो तीनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, भाषा की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा और अब जो है लिपि की परिभाषा। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों का, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो छोटी सी परिभाषा है लिपि। देखियो, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अब आप देखो, लिपि वाले में अपने एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की लिपि अलग है, संस्कृत की लिपि अलग है, अंग्रेजी की लिपि अलग है और कई विश्व भर की भाषाएं उनकी लिपियां अलग अलग है। जैसे कि हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में। थोड़ा ध्यान रखना है आपको। कौन कौन से? देखो, हिंदी, उसके बाद आता है संस्कृत, प्राकृत, वैसे प्राकृत वगैरह तो आजकल रही नहीं लेकिन फिर भी, उसके बाद आता है नेपाली, उसके बाद है कोंकणी। इनकी जो लिपि है वो आपके कहलाती है देवनागरी। इनकी कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि होती है इन सब की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, इधर से इधर नहीं आएगी, मैं इधर से इधर की ओर बढ़ूंगा, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ेंगी। ये इसकी विशेषता है। और उर्दू जो होती है वो राइट से लेफ्ट बढ़ी जाती है, इसलिए इसको बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। स्टार्ट बाएं से करूंगा और एंड कहां होगा? दाईं ओर। ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। संपूर्ण लिपि स्वर और व्यंजन विभक्त है। एक वर्ग के वर्षों का उच्चारण एक स्थान से होता है। इसकी ध्वनियों में संसार किसी भी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है। शिरोरेखा का प्रयोग होता है। अब ये जो अक्षर जो है इसके ऊपर जो मात्राएं वगैरह होती है उसको क्या बोला जाता है? शिरोरेखा। उसके बाद उच्चरित वर्णी लिखे जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के लिए पृथक चिन्ह है, मतलब अनुनासिक के लिए अलग है, अनुस्वार के लिए अलग है। अक्षरों में सुडौलता है, वर्गों की स्पष्टता है। यह रोमन लिपि की अपेक्षा कम स्थान घेरती है और इसका वर्ण विभाजन है उसके अंदर वैज्ञानिकता है। मतलब कुल मिला के देवनागरी जो लिपि है वो दुनिया की सबसे अच्छी लिपि है। और किसकी मूलतया किसकी है? ये हिंदी की। वैसे संस्कृत है, जो प्राकृत है, आपके जो अन्य भाषा है उसके अंदर भी होती है, लेकिन मूलतया किसमें लिखी जाती है? हिंदी के अंदर। और किसमें? आपकी ये आपकी संस्कृत में भी इसकी लिखी जाती है। उसके बाद हो गई नेपाली। कौन सी है? नेपाली। उसके बाद हो गई आपके कोंकणी। कौन सी हो गई? कोंकणी। उसके बाद हो गई आपकी उसके बाद हो गई आपकी अपभ्रंश। कौन सी हो गई? अपभ्रंश। तो इन सब की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी जो लिपि है मूलतया किसके लिए लिखी जाती है? हिंदी के लिए, लेकिन अन्य भी है, संस्कृत वगैरह, लेकिन मुख्यतया हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। और अब यहां पे वापस जो है सही ढंग से यदि अपन देखें तो हम तीन पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? भाषा पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था? व्याकरण पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ी थी? लिपि। तो ये जो अपना देवनागरी कर रहे हैं ना वो इस भाग का चैप्टर है। किसका? लिपि का। क्योंकि भाषा के दो रूप हम पढ़ चुके हैं, लिखित और मौखिक। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? व्याकरण। और लिपि जो है वो क्या है? किसी भी भाषा को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका? चिन्हों का, या फिर आप बोल सकते हैं संकेतों का जो प्रयोग किया जाता है भाषा को लिखने के लिए, उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इस प्रकार आज हमने जो दो दो नंबर के छोटे छोटे 3 चैप्टर है वो इस वीडियो के अंदर किए हैं। पहला चैप्टर था पारिभाषिक शब्दावली, जिसके अंदर जो है अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी ट्रांसलेशन या फिर हिंदी का कोई भी जो है शब्द दिया हुआ उसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन। उसके बाद हमने किया दूसरा जो चैप्टर था वो था अलंकार। टोटल अलंकार 8 हमने किए, शब्दालंकार
और अर्थालंकार, 3 शब्दालंकार और 5 अर्थालंकार, जिसमें अपन ने शुरू किया अनुप्रास से और विरोधाभास लास्ट था। सबसे पहला अनुप्रास, दूसरा आपके श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास और उदाहरण, ये टोटल अपन ने अलंकार किए थे। उसके बाद तीसरा जो अपन ने चैप्टर किया था, भाषा, व्याकरण और लिपि, जिसके अंदर हमने भाषा के बारे में पढ़ा, व्याकरण के बारे में पढ़ा और लिपि के बारे में पढ़ा। इस प्रकार आगे जो है इस 2 नंबर ये जो चैप्टर है आपकी, उसके अंदर जो रहेगा ये टोटल 4 चैप्टर है, जिसमें से 3 आपके सामने अभी जो हमने पेश किया है। चौथा जो चैप्टर है वो है शब्द शक्तियां, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का होता है। यदि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो अवश्य शेयर करें, इसको लाइक करें, ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके, अन्य को भी मिल सके। बहुत जल्दी ही किसी एक अन्य ग्रामर के, व्याकरण के चैप्टर के साथ अपन और जो है चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।